दुश्मन पे देखें कि एतबार कभी नहीं करना चाहिए, यही फौज में हमने पढ़ा भी है। 8 दिन गुजर गए हैं, वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए। हम जब क्रिकेट ग्राउंड में बात करते हैं तो मैं समझता हूँ क्रिकेट पे ज़्यादा बात हो तो ज़्यादा अच्छा है। कंपटीशन जीता है और फ्लैग को ऊपर करके दिखाया है पूरी दुनिया को। टेला फील्ड फायरिंग रेंज, एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टैंक पर खड़े होकर वलवला अंगेज खिताब। सिपह सालार के अंदाज और अल्फाज ने कौम का जोश जगा दिया, साथ ही दुश्मन को बता दिया कि मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। पहलगाम हमला भारतीय सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह ने एतराफ कर लिया। पाक भारत जंग का इम्कान रद्द। भारत के अपने अंदर से अहम तरीन ओहदे पर फाइज अफराद की जानिब से सवाल के बाद मोदी हुकूमत और गोदी मीडिया पर सुखी तारीख। अब दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स प्ले ऑफ मरहले से बाहर। क्वेटा और लाहौर का मुकाबला बारिश के बायस बगैर नतीजा खत्म। पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जल्मी आमने सामने होंगे। इवेंट में रहने के लिए बाबर 11 के लिए जीत लाजमी। प्री मानसून ने मुल्क में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमे मौसमियात की 5 मई तक मजीद बारिशों की पेश गोई। किन किन शहरों में बरखा बरसेगी बताएंगे आज के प्रोग्राम। और तनसाजी के मैदान में पाकिस्तान की भारत पर बरतरी। वर्ल्ड एमएचए प्रो चैंपियनशिप में पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में पाकिस्तान के जवाद अहमद ने भारतीय हरीफ संदीप सिंह को पिछाड़कर गोल्ड मेडल जीत लिया। अंजुम वारसी 5 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ नुमाया। समीर रजा और फरकान हैदर भी गोल्ड लेने में कामयाब। फखरे पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में मेहमान। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूं सादिया साहब से। मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज की पहली स्टोरी हमारी यही है कि जो कुछ भारत मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर रहा है उसको दिया जा रहा है 2 टोक पैगाम। आपको बताया कि कल आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहुंचे थे टेला फायरिंग रेंज और वहां पे एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक का उन्होंने मुआयना किया। इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड। और टेला फायरिंग रेंज में आर्मी चीफ जब पहुंचे तो जवानों ने वालेहाना उनका इस्तकबाल किया और बहुत ही जोश भरा खिताब था आर्मी चीफ का, जिसमें उनका कहना था कि भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। और मंगला स्ट्राइक कोर की जानिब से ये फील्ड ट्रेनिंग मशक थी जो वहाँ पे की गई। इसमें तमाम के तमाम तर जो मशकें थी वो बरोकार उन पे लाई गई। और आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों के जज्बे को पाक फौज की ऑपरेशनल महारत करार दिया और उनके लड़ने की सलाहियत और हर्बी जज्बे को सराहा। बिल्कुल, ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आर्मी चीफ टैंक पर खड़े हैं और वहाँ से खिताब कर रहे हैं। और जो ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है, जो एक ऑरा क्रिएट हो रहा है, उससे यहाँ पर बैठे हम लोगों का जज्बा इतना बढ़ रहा है। तो आई एम श्योर वहाँ पे जो जवान उन नारों का जवाब दे रहे होंगे, जिन्होंने उनका खिताब सुना होगा, उनके लिए ये कितना मोटिवेशनल होगा, कितना उनका खून गरमाया होगा। पहलगाम हमला इंडियन सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है। एक तो ये इंकशाफ भी अब फैसल सामने आ गया है। और हम तो पहले से मेरे ख्याल में भारत प्रिडिक्टेबल हो गया था। हम ये बात पहले से ही कर रहे थे कि भारत इज नॉट गोइंग टू डू मच। एक ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया है, उन्होंने हीट बिल्ड की है और हीट इतनी ज़्यादा बिल्ड करने के बाद अब आपको उसको आहिस्ता आहिस्ता कम तो करना ही था। सो दे हैड टू कम टू दिस एंड फाइनली जो उनके रॉ के साबिक सरबराह हैं अमरजीत सिंह, जो ये कह रहे हैं कि जी ये हमारी नाकामी है, I think it's a slap on the face. Absolutely. अमरजीत सिंह जो है, अमर सिंह दौलत, उन्होंने कहा कि बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उनका कहना था कि पहलगाम हमला इंडियन सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से हुआ। इस मामले पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का इंकाम नहीं है, बल्कि मामला जो है वो बातचीत से हल होने की तवक्को है। तो अब जो अंदर से आवाज़ें नहीं आ रही हैं, इंकशाफ और फिर एतराफ़ का सिलसिला ये जारी है।
तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान दिवाई दर्जेकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मसूद खान साहब। इट्स अगेन अ प्लेजर होस्टिंग यू ऑन द शो एंड दैट स्माइल ऑन योर फेस कैन क्लियरली शो कि जो खैर आप भी महसूस हो रहे हैं, हम भी महसूस हो रहे हैं जो भारतीय ड्रामा इस वक्त चल रहा है। लेकिन अब जो पहले अंदर से आवाज़ें आ रही थी मसूद साहब, पहले वो इंकशाफ में तब्दील हुई और अब वो एतराफ़ में तब्दील होती जा रही हैं। और अब तो आप ये जो अभी हालिया बयान है उनके अपने ही एक साबिक चीफ का, वो कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं होगा, कोई हमला शमला नहीं होगा। और अमेरिका ने भी, मेरे ख्याल से ये डिसअपॉइंटमेंट थी मसूद साहब, इट वाज मोर ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट कि अमेरिका ने कुछ भी साथ नहीं दिया और अमेरिका तो कह रहा है खुद ही आपस में सुलटा लो, तो खुद ही आपस में सुलटा लेंगे। जी हाँ, मेरे ख्याल में बहुत डिप्लोमेटिक साइट्स पे बहुत सीरियस सेटबैक है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के हम कह सकते हैं इट वाज एपेटाइट नहीं था कि जो ये भेज रहे थे वो डाइजेस्ट कर सकें। सो देयरफॉर आप देखें कि जिस किसी ने भी बात की उन्होंने कहा बाई एविडेंस लाओ फिर बातचीत होगी। यही इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया ने लिखा, न्यूयॉर्क टाइम के अब लगातार आर्टिकल्स हैं, द इकोनॉमिस्ट का एडिटोरियल भी यही है और ब्लूमबर्ग में भी यही लिखा, उन्होंने कहा सबूत लाओ फिर बातचीत होगी पाकिस्तान पे। और इसी तरीके से आप देखें कि लेटेस्ट जो कॉल की है रूबियो ने, तो उन्होंने भी इस पे यही बात की है कि दोनों तरफ कहा है कि ये तो आप आपस में बातचीत करें, एस्केलेशन को ईज करें, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इंडिया को ये नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा दहशतगर्दी जहाँ भी होगी हम उसकी मदद करते हैं। यही तो पाकिस्तान ने भी मजम्मत की है। लेकिन एक बात है, दुश्मन पे देखें कि एतबार कभी नहीं करना चाहिए। यही फौज में हम तक पड़ा भी है। ये सारी जो अभी हम बात कर रहे हैं डी एस्केलेशन की वाली जो सूरत हाल ऐसी नहीं है, ये डिसेप्शन है। और अल्टीमेटली क्योंकि दे हैव लॉस्ट द सरप्राइज, तो हो सकता है कुछ दरमियान में गैप आ जाए और उसके बाद ये एक्टिविटी ये होके रहेगी। और आप ये देख लें कि इस पे वो बहुत बैकफुट पे है, दे नीड ए फेस सेविंग, तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ वो करेंगे। लेकिन जो कल चीफ ने उनको एक मैसेज दिया है जब टेलर फायरिंग रेंजेस पे गए हैं, और वो हमारा स्ट्राइक कोर था, ये वो कोर है जो दुश्मन में के इलाके में घुसेगा, वन ऑफ द कोर्स। तो वहाँ पे कंबर्ट रेडीनेस देखा गया, इनके एफिशिएंसी जो थी, और फिर इसमें देखें एयरक्राफ्ट भी थे, एविएशन इसमें थे, टैंक्स भी थे, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी भी थी, ग्राउंड फोर्सेस भी थे। सो एक उधर से चीफ ने जब उसके एंड पे मैसेज यही दिया कि आप मिस एडवेंचर करेंगे तो इसका मुंह तोड़ दिया जाएगा। और सेकंड ये है कि फौरी जवाब दिया जाएगा, देयर विल बी नो सेकंड थॉट। और फिर उन्होंने ये भी वादा किया खित्ते में साउथ एशिया में अमन चाहते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ sovereignty and territorial integrity of Pakistan. Obviously. अच्छा, कल जो आपने टिला कॉम्बैट की रेडीनेस की आपने बात की है, खुद आर्मी चीफ जिस तरह से टैंक पर मौजूद थे और फिर जो उनका पुरजोश और वलवला अंगेज अंदाज था, मैं तो इससे पहले अपने इंट्रोडक्शन में भी यही बात करी थी कि उनका ये जो खिताब था वो सिर्फ वहाँ पर मौजूद जवान नहीं, हम लोगों का भी जो अज़्म है, जो हमारी मोटिवेशन है, उसे बढ़ा रहा था। तो आई एम श्योर वहाँ पर एक ज़रूर ऑरा क्रिएट हुआ होगा। इट वाज अ पावरफुल स्पीच। जी हाँ, देखिए फौज में यही होता है, जब आपका कमांडर, जब आपका लीडर जब आपके दरमियान आता है, चाहे ही इज ए प्लाटून कमांडर और ही इज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, स्पेशली जब वो फील्ड में आता है, आपके साथ बैठता है, आपके साथ खाता है, उठता है, बैठता है, और अपनी फ्रेंडनेस उनकी होती है। तो वो एक इजहार होती है आपसे, एक बॉन्ड का इजहार होता है, आपकी मोहब्बत का इजहार होता है। और इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में ये है, इनके जहन में बिल्कुल क्लैरिटी है, जो इन्होंने डिसीजंस दिए उन पे वो टिके रहे हैं, और जो इनकी पॉलिसी है, वेदर अफगानिस्तान पे है, चाहे ईरान पे है या इंडिया पे है, वो क्लैरिटी के साथ है कि हमने क्या करना है, कैसे जवाब देना है। तो अब दुनिया भी समझ चुकी है कि इनके जहन में ये क्या सोचते हैं। और फिर देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर कुरान से रेफरेंसेस देते हैं, सुन्नत की बातें करते हैं। और पाकिस्तान फौज के वैसा भी माटो है, ईमान तकवा जहाद फी सबिलिल्लाह है। तो हमारी इसी के इर्द गिर्द हमारी सोच है। तो वो एक मैंने कहा कि उनका वहाँ पे मौजूदगी और फिर स्ट्राइक कोर में वहाँ का मौजूद होना विद एक शो ऑफ फोर्स भी है। तो एक मैसेज था इंडिया के लिए कि ये स्ट्राइक कोर भी तैयार है, ये भी घुस सकती है। ब्रिगेडियर साहब, नाउ कमिंग टू द बयानात फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, अभी हमने एक तो फॉर्मर जो रॉ चीफ अमरजीत सिंह
उनका बयान सुनाया, बट दिस इज़ नॉट वन ऑफ द थिंग्स। ऐसे बहुत सारे बयानात हैं, उनके बहुत सारे जो नॉर्दर्न कमांड के सरबराह हैं या फिर एयर के उनके विंग कमांडर थे, जिनको कहा गया एंड देन उनकी तरफ से बयानात आए। सो देयर सीम्स अ रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर कि नहीं, दुनिया तो बाय नहीं कर रही है, लेकिन इस बार इस इनसाइड जॉब को विद इन इंडिया कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सो इसको इस तरह भी लोग वहां पे देख रहे हैं कि आपके जो लोग मरे पहलगाम में, वहां पे नहीं गया मोदी। जहां जहां के लोग मरे, महाराष्ट्र के, यूपी के, गुजरात के, वहां नहीं गया मोदी। डायरेक्ट गए वहां पे जहां पे थे इलेक्शंस आगे 4-6 महीने में। सो इंडिया से अंदर से सिर्फ आवाजें नहीं उठ रही, वो इस बार खुद ही इसको बाय नहीं करे। सिर्फ मीडिया उनका दे आर जस्ट सेइंग कि कब होगी जंग, कब होगी जंग। नहीं होगी जंग। देखें जी, पुलवामा जो हुआ तो सत्यापाल मलिक ने ये कहा था, जब 46 सीआरपीएफ के लोग मारे गए तो उन्होंने कहा था मोदी ने लाशों पे सियासत की। और उन्होंने ये बारहा कहा कि मैंने उनको वार्न किया था कि ये ट्रुप्स को मूव न करवाएं, 6 सॉर्टीज चाहिए दे दें। लेकिन जब बाद में वाकया हुआ, इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो ही वाज गिवन ए शट अप कॉल। और इसी तरह प्रशांत भूषण ने भी, बहुत सारे लोग इन्होंने कहा। उस वो करने के बाद, पुलवामा के बाद दे वेंट टू रिवोक 370 एंड 335A। अब ये जो किया है पहलगाम वाला, तो इसके बाद देखें कि उन्होंने ये इंडस वाटर ट्रीटी पे पीछे पड़ गए हैं। तो हर एक सिचुएशन क्रिएट होती है, बाय एक उसका मकसद होता है, एक आइडिया होता है, कंसीव करते हैं, अकॉर्डिंगली करते हैं। लेकिन इस दफा ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हैज बिकम ए फेल्ड फास्ट फ्लैग ऑपरेशन। इसमें अब वो खुद फंस गए हैं। अब कोई इनसे दुनिया भर से तो कोई नहीं मान रहा है, इनके अपने लोग कह रहे हैं कि इट वाज इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी लैब्स और फेलियर थी। और सिक्योरिटी देखें कि 5 किलोमीटर पे राष्ट्रीय राइफल का कैंप था, 7 किलोमीटर पे सीआरपीएफ का कैंप था। और पहलगाम वाज द बेस्ट, यहाँ से बेसिकली अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है और ऊपर से यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की बेतहाशा प्रेजेंट होती है। वो लीक डॉक्यूमेंट्स से तो अभी सब कुछ एस्टेब्लिश हो चुका है कि ये किस तरीके से प्लान की गई, एग्जीक्यूट की गई है। मेरे ख्याल में अगर सही मानों में अगर इंडियन अपोजिशन अगर इस पे स्टैंड ले तो ये मोदी के गवर्नमेंट भी गिर सकती है। ट्रू ट्रू दैट। और क्या आपको ये लगता है कि ये सारा कुछ ड्रामा जो है इस वजह से भी किया गया हो कि जो इस वक्त अवाम मौजूद है भारत में, दे आर डन विद मोदी सरकार, दे आर डन विद ऑल द रेडिकलिज्म, ऑल द एक्सट्रीमिज्म जो वहाँ से बार बार बढ़ाने की या टेम्परेचर रेज करने की कोशिश की जाती है। रादर वो चाहते हैं कि भाई आप मणिपुर के अंदर नाकाम हुए, आप गुजरात के अंदर नाकाम हुए, अब आपने एक ड्रामा कश्मीर में कर दिया है। वहाँ के लोगों में सुन रही थी, एक खातून थी और वो हिंदू थी और उनकी जानिब से बड़ी आवाज़ उठाई जा रही थी और वो ये बात कर रही थी कि एक ही हमारी ऐसी स्टेट है जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी मौजूद है, आप उनको ओन क्यों नहीं कर लेते। सो दे हैव दिस आइडिया कि और उन्होंने आगे आके ये भी कहा कि आपको सिर्फ उस जगह में इंटरेस्ट है, वहाँ रहने वाले मुसलमानों में इंटरेस्ट नहीं है। सो नाउ इमेजिन कि एक हिंदू खातून ये बात कर रही है, दैट मींस द लॉट ऑफ अदर पीपल हु हैव द सेम आइडिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंडिया में सैन वॉइसेस जरूर हैं और वो समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेकुलर इंडिया का जो कंसेप्ट नेहरू के दौर में था वो ऐसा अभी नहीं है। अब देखें, इंडिया हैज बिकम ए हिंदुत्व रिपब्लिक है, सेफ्रानाइजेशन करवाना चाह रहे हैं सब जगहों पे। और जिस तरीके से देखें बिल्स लाए हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल देख लें, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन देख लें, अब वक्फ अभी बिल जो लेके आए अगेंस्ट मुस्लिम से, नॉर्थ ईस्ट में देखें क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, दलित जो इनका अपनी कम्युनिटी है 25 करोड़ उनके साथ हो रहा है, सिखों के साथ हो रहा है। और फिर जिस तरीके से देखें कि आरएसएस का जो संघ परिवार का कंसेप्ट है कि ऑल दैट साउथ ऑफ हिमालयाज नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अखंड भारत, तो वो अफगानिस्तान तक एरिया को क्लेम करते हैं और यही आरएसएस की आइडियोलॉजी है। फिर उनकी इस बात का भी दुख है अनफॉर्चुनेटली कि मुसलमानों ने यहाँ पे 1000 साल हुकूमत की है और इनका अपना तो कुछ भी नहीं। देयरफॉर वो कहते हैं कि आज भी हम कहते हैं कि इंडिया में अगर हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है वहाँ पे, या साइट्स हैं, बिल्डिंग्स है, जो कुछ है वो मुसलमानों का दिया हुआ है, तो उस बात का बड़ा दुख है। तो दैट्स व्हाई दे आर रीराइटिंग हिस्ट्री बुक्स और जिसमें दे आर ट्राइंग टू डोंट प्ले द रोल प्लेड बाय द मुस्लिम। ओके, अच्छा, इसमें ब्रिगेडियर साहब, नाउ आई वांट टू आस्क यू अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन।
जब इस तरह की चीज़ होती है तो अक़वाम उस तरह की सिंबॉलिक चीज़ें करती है जिससे पता चलता है कि हाउ रेडी वी आर और हम करने क्या जा रहे हैं, हम कर क्या सकते हैं। सो आपने बात की थी मंगला स्ट्राइक कोर की, मैं चाहूँगा टैक्टिकली थोड़ा सा बताइए कि कितना मतलब कि ये टिला फायरिंग जो फील्ड है या रेंज है, इस पे वैसे तो साल भर में या 2 साल में इस तरह की एक्सरसाइज होती रहती है, बट इन अ वॉर लाइक सिचुएशन टिला फील्ड को एक्टिव करना, वहाँ पे फुल फ्लेज्ड वॉर हेलीकॉप्टर्स के साथ, टैंक्स के साथ, मोटर्स के साथ, एंटी मोटर्स के साथ पूरी तरीके से एक्सरसाइज करना क्या इंडिकेट करता है ये फॉर द एनिमी? ये देखिए एक मैसेज है कि हम हर लिहाज से वी आर रेडी, चाहे हमारे डिफेंसिव फॉर्मेशंस है, हमारे स्ट्राइक स्कोर्स हैं, हम इवन ऑन वेस्टर्न बॉर्डर्स उन्होंने जो कोशिश की हमें फिक्स कर रहे थे ईस्ट पे और उसके बाद अपने फितनल ख्वारिश को भेजा था, लेकिन हमने वहाँ भी डेमोन्स्ट्रेट किया, हम वहाँ भी अलर्ट थे और वहाँ भी इनको मारा। और फिर इंटरनली वी आर आल्सो अलर्ट, जिस तरह अब्दुल मजीद पकड़ा गया और जिस तरह इंडियन टेरर प्लॉट था वो भी वहाँ से एक्सपोज हुआ। सो मैसेज है कि हम तैयार हैं, चाहे आप ग्राउंड से आए, एलओसी को क्रॉस करके आए, सियाचिन पे आए, नेवी हमारी जो नेवी तैयार है, अपनी सब मेरीन्स वहाँ पे एक्टिव है, आईएनएस विक्रांत वहाँ से भाग गया, आपकी एयरफोर्स दे आर डोमिनेटिंग द एयर्स ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे कल 2 दिन पहले राफेल आए थे ना, दे जैम देयर कम्युनिकेशंस, ये तो भाग गए। तो दैट्स व्हाई एयर जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, एयर मार्शल सुजीत, ही हैज बीन सेक्ड। एक तो ही कंटेस्टेड विद मोदी कि भाई हम वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू अटैक या मुकाबला कर सके पाकिस्तान की सुपीरियरिटी, और दूसरा तो वहाँ पे है। तो हमारी तरफ से वैसे अब इंडियन वाले खुद भी ये कहते हैं, जो उनकी जो मीटिंग हुई थी, कि हम स्ट्राइक करेंगे लेकिन जो पाकिस्तान से जवाब आएगा तो बड़ा सीरियस हो सकता है, और हमारी एयरफोर्स इज नॉट इन ए पोजीशन। यही नजर आता है कि उनको भी पता है कि यहाँ पाकिस्तान की क्या सलाहियत है और उनको ये भी पता है कि उसका इम्पैक्ट उनके अपने अवाम पर क्या होगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ये पूरा मामला एक क्रिएट हुआ और एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की, उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से भी लॉबिंग की गई, भारत की जानिब से भी की गई, भारत ने अपने दोस्तों को सारा इंटरैक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन वहां से इंटरैक्शन का जवाब नहीं आया। और जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है ये 20 घंटे पहले की है कि जब अमेरिका ने दोनों ममालिक से कहा है कि मामला को ठंडा करें, सेटल डाउन करें। तो इसी पे बात कर लेते हैं, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसको कैसे देख रही है, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली इसको कैसे लेके जाना चाहिए विद द सिचुएशन स्टिल not under control from other side of the border, they still want the war। तो हुमा बकाई साहिबा बैनुल-अक़वामी बायन उमूर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुमा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो भारत जो सर्टिफिकेट चाह रहा था पहले अक़वाम मुत्तहिदा से नहीं मिला, अमेरिका से चाह रहा था नहीं मिला। सो भारत को अपने इस फॉल्स फ्लैग की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन तो डॉक्टर साहबा कहीं से मिली, विच इज़ इन इटसेल्फ द फर्स्ट ब्लड ड्रॉन as I see it। जी आप वजह फरमा रहे हैं। इस वक्त तो ग्लोबल हेडलाइंस ये हैं दैट इंडिया का नैरेटिव रिजेक्ट हुआ है। तो फ्रॉम ब्लूमसबर्ग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, डायरेक्ट इंटरेक्शन के बाद भी उनका नैरेटिव किसी ने बाय नहीं किया है। बहुत सिंपल वजह है, 8 दिन गुजर गए हैं, वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए, लेकिन अब वो फंस गए हैं और आप समझिए कि उनकी तदबीर उल्टी पड़ गई है। तो वो इस वक्त एक कमिटमेंट ट्रैप में है, क्योंकि इस वक्त जवाबदेही की शोर अंदर से भी उठ रहा है और उनके अंदर के लोग कह रहे हैं कि ये इन्होंने ड्रामा जो है वो इसलिए रचाया क्योंकि ये बिहार के इलेक्शंस में पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रहे थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सिचुएशन अभी भी डिफ्यूज हुई है। आप अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर की खबरें सुने और आप ऑक्यूपाइड कश्मीर की खबरें सुने तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि लोग जो हैं वो खौफजदा हैं और जंग की तैयारी है। इसका मतलब है कि टेंशन्स हैं बॉर्डर्स पे और कुछ थोड़ी बहुत एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है। और जो स्टेटमेंट्स आए, फॉर एग्जांपल हमारे चीफ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ ने भी ये कहा है कि जी अगर आप कोई मिस एडवेंचर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि अगर आप कोई मिस एडवेंचर करेंगे तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो इस वक्त के इंडिया एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से निगोशिएट कर रहा है, उसका मुकदमा कमजोर पड़ा है। तो जब ऐसा होता है तो झोंझ भी आती है ना, गुस्सा भी आता है ना।
तो हो सकता है अपनी झोंझ मिटाने के लिए या अपना गुस्सा मिटाने के लिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल को हीट अप करे। मेरा जाती ख्याल ये है कि वो एयर एंगेजमेंट या सी लेन्स पर नहीं जाएगा। जो कुछ भी आप देखेंगे वो लैंड पे ही देखेंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ज्यादा अहम बात ये है कि जो उन्होंने कहा है ना कि जी वी हेल्ड द ट्रीटी इन अबायंस, होल्डिंग द ट्रीटी इन अबायंस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इट्स नॉट अ लीगल स्टेटमेंट। तो फिर वो हमें बताएं कि इसके ऊपर आगे क्या हो रहा है, क्योंकि अगर वो पानी रोकते हैं या पानी को एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल करते हैं, जिसके इशारे मिल रहे हैं उनके स्टेटमेंट से, तो फिर वो भी ऐलान जंग होगा। उसका भी जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इंगेज कर रहा है लोगों के साथ, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अग्रेसिव फुटवर्क है पाकिस्तान का, जिसकी पजीराई भी हुई है। लेकिन देखना ये है कि अगर एक्चुअली इंडिया पानी काटता है या कोई ऐसा स्टेप लेता है, तो फिर क्या पाकिस्तान रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर पाएगा या पाकिस्तान जवाब देने पे आएगा? देन द सिचुएशन कैन हीट अप। ठीक, whatever you having your background from international relations and everything, मुझे ये जानना है कि हम बार बार बात करते हैं कि सिंतास मुआहिदा उनकी जानिब से मुअत्तल किया गया, एंड देन वी रियली सॉ कि इट फेल फ्लैट ऑन देयर फेस। अब मुझे जानना ये है कि हम अभी भी देयर हैज़ बीन अ टॉक कि क्या ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, क्या इस मामले पर मज़ीद इंडिया के पास कुछ है, लॉन्गर रन में वो क्या कर सकता है। So since it's an international treaty, I really want to ask कि एक पाकिस्तान को क्या 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 करना चाहिए already. Also, is that option even open कि हमारा पानी रोक भी सकते हैं? देखिए पानी कोई टैप तो नहीं होता ना, नलका तो नहीं होता कि आप पानी रोक लें। लेकिन जब वो ट्रीटी से बाहर निकल गए तो वो उसके तमाम क्लॉजेस की खिलाफ वर्जी करना और एज अ अपर रेपराइन स्टेट पानी रोकने की बात कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दिस, ये ट्रीटी क्यों हुई थी? ये ट्रीटी इसलिए हुई थी क्योंकि पहले भी इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की थी। आपको लियाकत अली खान साहब का मुक्का वाली तस्वीर याद है ना? वो क्यों है? इट वाज वी हैड सेड कि विल गो टू वॉर इफ यू डू दिस। और उसके बाद हमारा जामिन बना था वर्ल्ड बैंक, और ये ट्रीटी 60s में हुई थी और 2-3 जंगें हुई, ये ट्रीटी अपनी जगह से हिली नहीं। और लेकिन मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि 2016 से मोदी हुकूमत ने बात करनी शुरू की है पानी रोकने के हवाले से। 2016 में भी उन्होंने कहा था कि द ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। तो उसके बाद आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन हुई, इंडिया बैक्ड ऑफ, स्टेटमेंट पर बात खत्म हो गई। अब कि उन्होंने ऑफिशियली कोई तकरीबन समझिए 9 साल बाद ट्रीटी को कहा है कि हम इसे वी आर होल्डिंग इट इन अबायंस। अगेन पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लीगल स्टेटमेंट नहीं है। अगर वो इस पे कुछ करते हैं तो फिर सूरत हाल बिगड़ सकती है। और जाहिर है आप देख रहे हैं कि कोई इसकी कोई सजा या इसका कोई रिएक्शन उन्हें यूएन की तरफ से फेस करना पड़ सकता है अगर वो इस तरह सोचते भी हैं? लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ इस तरह काम नहीं करता है। लेकिन एक ट्रीटी का क्लॉज होता है। ट्रीटी का क्लॉज ये है कि ये टाइम बाउंड नहीं है, ये गवर्नमेंट रिजीम बाउंड नहीं है, और इन कोई ना पाकिस्तान ना इंडिया इसको यूनिलैटरली रिवोक नहीं कर सकता। ये उसके इम्पोर्टेंट क्लॉजेस हैं। और जो रिवोक करेगा वो उसको एक्ट ऑफ वॉर देखा जाएगा। यानी अगर आप इसको रिवोक करेंगे तो हम जंग से जवाब दे सकते हैं। ये हम पर जंग खोलने के मुतरादिफ है। दिस इज अ ट्रीटी। अब उन्होंने इसको अबायंस में होल्ड किया है। अगर वो इस पे कोई स्टेप्स लेते हैं तो पाकिस्तान के पास ये हक हासिल है एज पर इंटरनेशनल लॉ कि वो इसका जवाब जंग की सूरत में दे या उन पर हमले की सूरत में दे। That's why they use the word abeyance. इस तरह से ना हो, it's a nuclear environment, जंग की बात नहीं करनी चाहिए। That's why they use the word Thank you so abeyance. much. Okay, thank you so much, Dr. उमा बकाया हमारे साथ मौजूद थी और टॉकिंग अबाउट जो कुछ अब तक हुआ है और उसमें भारत ने जो कुछ अभी तक धमकी लगाई है, लेकिन अब उस पर 2 टोक जो है वहाँ से पाकिस्तान से बयान सामने आना शुरू हुए हैं। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी तमाम तर क़यादत अवाम एक पेज पे है, जबकि भारत से मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं उनके अपने इस फॉल्स फ्लैग के खिलाफ। बिल्कुल, एंड है वी नीड टू टेक अ ब्रेक। आई रियली थिंक कि आप लोगों को भी अभी ब्रेक की जरूरत होगी। मीनवाइल शायद हमारी कॉफ़ी भी आ जाएगी और आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करेंगे। सी यू आफ्टर दिस।
बात कर लेते हैं जरा खेल की, क्रिकेट की। पाकिस्तान में मेला सजा हुआ है PSL 10 का और प्लेऑफ मरहले का आगाज हो चुका है और कल कराची किंग्स ने 87 रन से शिकस्त देकर मुल्तान सुल्तान्स को तो प्लेऑफ की गेम से ही बाहर कर दिया है। और दूसरी तरफ लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच बारिश की वजह से, तेज आंधी की वजह से फिर कैंसिल करना पड़ गया। और इवेंट के कवानीन के तहत अब दोनों टीमों को एक एक पॉइंट तो दे दिया गया है। वैसे आई डाउट कि प्लेऑफ का मरहला शुरू हुआ नहीं है, बट स्टिल आज जो है वो इस्लामाबाद और ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पेशावर ज़ल्मी इज आउट ऑफ द गेम समवेयर। शायद बाबर the way फैंस को पेशावर आप बाबर फैंस को देखें हर्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं, ना I'm करें। not, मैं कह रही हूँ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट आई कैन हेयर अराउंड। हाँ, क्योंकि जो इससे पहले टाकरा हुआ था उसमें डॉर्शिस ने, जैसे हम दिखा भी रहे हैं, बाबर को आउट कर दिया था। और खैर क्या कह सकते हैं, वी ऑल नीड बाबर टू फायर, बाबर नीड्स हिमसेल्फ टू फायर। ऑल्सो इस्लामाबाद इज डूइंग सो वेल फैसल कि आप उसके मुकाबले पेशावर में कहाँ रेट अच्छा, करेंगे। आखिरी पिछले दोनों मैच अपने दोनों फिक्सर जो आखिरी इन्होंने खेले इस्लामाबाद और पेशावर ने, दोनों ही हार के आ रहे हैं मेरे ख्याल से, दोनों ने बहुत अच्छे से बुरा किया था। तो सैयद हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, गुड मॉर्निंग। और हैदर भाई चलिए पहले हम कल के मैचेस की बात कर लेते हैं। और कल का जो पहला मैच हुआ जनाब, बिल्कुल लग रहा था कि एक हारा हुआ सिपह सलार, एक हारा हुआ लश्कर, एक हारी हुई मुल्तान सुल्तान, एब्सोल्यूट शोल्डर्स डाउन, बॉलिंग की तो पिटे, बैटिंग की तो हटे। तो इट वाज अ सैड टूर्नामेंट फॉर रिजवान। एक अच्छा लर्निंग कर्व है रिजवान के लिए। जी बिल्कुल, देखें मुल्तान सुल्तान्स की इस साल जो परफॉर्मेंस है वो तो सबके सामने है कि इतनी गैर मेयारी परफॉर्मेंस। और उसके बाद आप जो है एक टीम जो पिछले PSL में बड़ी टॉप पोजीशंस पे रही थी, अब अचानक जो है एकदम से नीचे आ गई। तो क्या उसके वजूहत हैं? प्लेयर्स में इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, डोमेस्टिक पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अच्छे हैं, फॉरेन प्लेयर्स भी अच्छे हैं उनके पास। कैप्टन रिजवान जो है पाकिस्तान टीम की भी कैप्टन है, फिर उसके बाद उनके पास एक बड़ा तजर्बा है। लेकिन उसके बाद भी मुल्तान सुल्तान का इतना नीचे गिर जाना ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो टीम अच्छा नहीं कर रही हो, जैसे लाहौर कलंदर PSL के इब्तदाई सालों में हर साल हार जाती थी तो किसी को हैरत नहीं होती थी। लेकिन अब मुल्तान सुल्तान के एकदम नीचे आ जाना, उसमें ऐसा लगता है कि दो तीन चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। एक तो मैनेजमेंट का और टीम कैप्टन का और टीम का कोई कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रहा है। जो ट्वीट्स करते रहे हैं अली तरीन, और उसके बाद उनका जो रिएक्शन ग्राउंड में आया है, जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। अच्छा हैदर साहब, लोग वीडियोस आई इसको हैं। इस तरह से भी रीड कर रहे हैं कि जब पहला मैच मुल्तान हारी और जिस तरह से अली तरीन ने कहा कि भाई लर्न हो गया, अब अपेरेंटली मुझे ये जोक लगा था, बट देन देयर अदर पीपल हु आर इंटरप्रेटिंग इट कि यार ये उन्होंने तंज किया है रिजवान के ऊपर एंड ही वाज नॉट हैप्पी probably being him being a captain for मुल्तान सुल्तान। देखें, आप दूसरी टीमों के ओनर्स को देखें तो वो अपने टीमों को सपोर्ट करते नजर आते हैं, उनके डगआउट में भी जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं। लेकिन अली तरीन जो है वो कुछ अलग थलग से रहे हैं, और फिर उनके ऐसा लगता है जैसे वो खुद सारी स्पॉटलाइट लेने की कोशिश कर रहे हो, डूइंग थिंग्स सो दैट जी बिल्कुल ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल ये भी हो सकता है, क्योंकि वो एक पाकिस्तान के बहुत बड़े आदमी के बेटे हैं, तो वो चाहते हैं कि मुझे भी उतनी मुझे शोहरत मिले, उतनी ही मुझे पब्लिसिटी मिले। लेकिन हम जब क्रिकेट ग्राउंड में बात करते हैं तो मैं समझता हूँ क्रिकेट पे ज़्यादा बात हो तो ज़्यादा अच्छा है कि टेक्निकली जो है क्रिकेट जो है मुल्तान सुल्तान ने इस साल अच्छी नहीं खेली है। जहाँ पे उनको क्लिक करना चाहिए था, रिजवान ने तो देखिए इस वक्त रिजवान सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले हैं PSL में, 346 और समथिंग उनके रन्स हैं। लेकिन टीम जो है वो उनके साथ साथ नहीं चल सकी है। बैटिंग ने बॉलिंग का कहीं साथ नहीं दिया, बॉलिंग ने बैटिंग का साथ नहीं दिया, कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आती है। तो ये बड़ी अहम चीज़ होती है। और T20 क्रिकेट तो इतनी फास्ट होती है कि आपके पास संभलने का टाइम नहीं होता है। आप एक ओवर में भी नीचे चले गए तो ऊपर आना फिर मुश्किल हो जाता है। और वही हुआ है कि उनकी बॉलिंग जो है वो लास्ट ओवर्स में, डेप्थ ओवर्स में वो नहीं कर पाए जो दूसरी टीमें कर रही हैं, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड है या कोयटा ग्लैडिएटर्स। इस साल अगर आप बॉलिंग देखें, कोयटा ने आखिरी ओवर्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है उनके बॉलर्स ने, लेकिन मुल्तान के बॉलर्स हैं वो नहीं कर पाए। 200 प्लस करके भी 234 भी आपने चेस करवा दिया। इसका मतलब है बॉलिंग जो है वो आपकी नाकाम हो रही है। बॉलिंग नाकाम हो रही है या ड्राफ्ट में ही नाकामी थी। खैर चले, अब मुल्तान तो बह गई और चली गई, ख़त्म हो गई। नाउ टॉकिंग अबाउट आज का मैच, एक सुपरस्टार पाकिस्तान के रिजवान, वो अब तकरीबन क्या उनकी टीम बाहर हो चुकी है प्लेऑफ से, लेकिन बाबर
ठीक है। कितना बड़ा खुदा ना खास्ता सेटबैक होगा, क्योंकि यहाँ से पेशावर ज़ल्मी को जीतना ही जीतना है। वो अगर जो कह रहे हैं ना कि जी 4 में से 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे, ये वो नहीं, उनको 4 में से 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे, बिकॉज इफ दे गो विद दिस माइंडसेट कि जी चले हम 1 हार सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं और बाकी 3 जीत जाएं, तो मज़ा नहीं आएगा बाबर के लिए यहाँ Also, से। he was not been able to produce much when he was in Karachi. हाँ हाँ, तो एग्जैक्टली। कराची के बाद पेशावर में आना और फिर टीम का ना कुछ अच्छा उठना, कर पाना, तो फिर इसका क्या एक इम्पैक्ट सेंड हो रहा है तो ये? हैदर साहब, पेशावर के लिए डू और डाई सिचुएशन है हर मैच अब। बिल्कुल पेशावर के लिए डू एंड डाई है, और उनके पास अब ये 4 मैच हैं, चारों जीत जाते हैं तो वो प्लेऑफ में आ जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएंगे, क्योंकि दूसरी तो जो टीमें हैं वो भी तो मुसलसल जीत रही हैं, तो वो कैसे जीतने देंगे पेशावर उनका को? मोमेंटम ज्यादा है। अच्छा है, यस। उनका मोमेंटम ज़्यादा है। इस्लामाबाद का क्वेटा ने बड़ा अच्छा मोमेंटम गेन किया है। कराची किंग्स जो है उसने भी अपने आप को मैनेज कर लिया है। तो ऐसा लगता है पेशावर के लिए अब कहानी ख़त्म हो चुकी है, बहुत मुश्किल है उनका प्लेऑफ में आना। कराची किंग्स जो है वो चौथी टीम होगी जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि उनकी अगर आप देखें कि पहले मैचों में वो हार रहे थे, उसके बाद उन्होंने मैनेज करना शुरू कर दिया फिर अपने आप को। तो ये पेशावर जो है वो अपने आप को मैनेज अभी तक नहीं कर पाया। हालांकि पेशावर के पास बड़े नाम हैं, ज़मामुल हक, मुश्ताक अहमद जैसे लोग, मोहम्मद अकरम जैसे लोग उनके डगआउट में बैठे हुए हैं। फिर बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बैटर हैं टेक्निकली, लेकिन दुनिया उन्हें मानती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। हारिस हैं, साइम अय्यूब इंजरी के बाद आके बिल्कुल फेल हो गए, वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेशावर को इस साल ले डूबी हैं, लेकिन कराची किंग्स को शाबाश देनी चाहिए कि वो गिरे और फिर संभल गए। तो कराची मेरे ख्याल से क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा, वैसे ओवरऑल अगर इस बार स्टिल देयर आर फ्यू मैचेस लेफ्ट, किसी के 3 किसी के 4 मैचेस बाकी हैं, अब तक के पीएसएल में आपको इस बार करंट फाइंडिंग्स क्या नज़र आती हैं भाई? एक नईम है, चलें नईम का इसलिए भी डिसएग्री बिकॉज आप 5 मैचेस के बाद 1 हाफ सेंचुरी मार दें, व्हाट गुड यू आर, तो देखना पड़ेगा उनको। बट अली रजा हो गए और इस तरह के 2 और 3 नाम हो गए, उबैद हो गए। सो आपको कौन से ऐसी फाइंडिंग्स बेहतर लग रही हैं इस बार अब तक पीएसएल के लिए? देखिए 2-3 प्लेयर्स हैं, यासिर खान है मुल्तान के, वो काफ़ी उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। उसके बाद एक ही अच्छा बैट रहा है मुझे लगता है उसका, यासिर का। हाँ, उनके 1-2 मैच उन्होंने अच्छे खेले, सेंचुरी की। फिर उसके बाद नईम है, शहजाद हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। फिर बॉलर्स में जो है अली रजा हैं, ये 4-5 लोग हैं। लेकिन देखें 1-2 मैचों के ऊपर आप उनको नहीं कह सकते कि ये बड़े प्लेयर हैं या बड़े प्लेयर बन सकेंगे, उनको पॉलिश करना पड़ता है। असल चीज़ ये होती है टेक्निकली आप कैसे हैं। नईम बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन नईम की बैटिंग में मुझे जो है ऑफ साइड के शॉट्स नज़र नहीं आते हैं। उनके सारे शॉट्स जो ऑन साइड पे होते हैं। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ एक जगह नहीं खेल सकते, वहाँ आप जल्दी पकड़े जाते हैं। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे हसन नवाज थे, उनको ले गए इंटरनेशनल में फेल हो गए वो। तो ये सारी चीज़ें जो है बैटिंग की टेक्निक पे डिपेंड करती हैं। तो बैटिंग टेक्निक में मुझे नईम से ज़्यादा जो है और इन लोगों से ज़्यादा जो ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी है वो बॉलिंग में, कि बॉलिंग में मेहनत बहुत कर रहे हैं। अली रजा बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उबैद बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ज़ाहिर उनकी तो फैमिली है, नसीम शाह है, हुनैन है, तो पूरी एक फैमिली है। फिर उसके बाद उनको सपोर्ट अच्छी मिल रही है हर तरफ से। तो बॉलिंग में पाकिस्तान ने इस पीएसएल में मैं समझता हूँ कुछ अच्छे बॉलर्स ठीक है, उसके साथ खुर्रम गुलजार और मीर हमजा को भी मिला लें तो अच्छा यूनिट बनता है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे पास वक्त की कमी, वरना वी वुड हैव लव्ड टू यू अबाउट द फील्डिंग माशाल्लाह से, जो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह लूट सेल मची हुई है पीएसएल में। कुल मिलाकर तकरीबन एक्सपेक्टेड फ्रम इस्लामाबाद, आई थिंक मुझे लगता है वो जो है ना कि आंसू बह जाने वाली सिचुएशन थी, ओवरऑल बहुत बुरा था, बट इस्लामाबाद इतना अच्छा कर रही थी हर तरह से। भी गिनने पे जाए ना तो करीबन अभी तक 10 कैचेस तो गिरा दिए होंगे। हम इस पे ज़रा तहकीकाती कमेटी बिठाते हैं, अपनी इस पे तहकीकाती कमेटी बिठाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़, मार्शल आर्टिस्ट इरफान महसूद ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 150 रिकॉर्ड बनाया है और वो ऐसा करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। बिल्कुल जी, इरफान महसूद ने ये कारनामा 9 साल से भी कम अरसे में अंजाम दिया है और इरफान महसूद अब तक 100 पाउंड और 80 पाउंड, 60 पाउंड, 40 पाउंड के साथ सबसे ज़ायद वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट मार्शल पुशअप्स, स्क्वाट्स, जंपिंग जैक्स और स्टेप अप्स और नी स्ट्राइक्स और भी बहुत सारी इस तरह के स्टंट्स हम उनके जानिब से देखते रहते हैं और मेरे ख्याल में ये उनकी स्ट्रेंथ को क्लियरली शो करता है और इसी वजह से तो उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है और ये ना सिर्फ एजाज़ अपने नाम किया है बल्कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया। वी आर वेरी हैप्पी विद इरफान महसूद। इरफान महसूद हमारे साथ मौजूद है। इरफान, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर।
मुबारक हो बहुत बहुत आपको, माशाल्लाह से यू हैव बीन द फर्स्ट पाकिस्तानी टू डू दिस। कैसा महसूस कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 9 साल के लगातार मेहनत के बाद 150 वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव हुए हैं। काफ़ी मेहनत की थी इसके लिए। तो ठीक है, ज़रा हमें तैयारी के बारे में तो आप बताएं कि जब आपने ये शुरू किया होगा तब आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी कोर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ना शुरू हुई? ये 2016 में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया था। तो उस टाइम ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने पुशअप्स वगैरह के किए थे, लेकिन वेट के बगैर थे। अब फिर बाद में वेट के साथ मैंने पुशअप, स्क्वाट्स, जंपिंग जैक्स वगैरह के रिकॉर्ड बनाने शुरू किए। उसके लिए फिर मेहनत मुझे डबल करनी पड़ी, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ और स्टेमिना और स्पीड, ये तीनों चीज़ें की ज़रूरत थी। तो इसके लिए फिर मेहनत तकरीबन जैसे मैं 1 घंटा पहले किया कर रहा था रिकॉर्ड के लिए, फिर मैंने 3-3, 4-4 घंटे लगातार मेहनत और प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। सही। अच्छा, एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आपकी जानिब से बनाया जा रहा है। मुझे ये बताएं, कहीं आपने गिनीज वर्ल्ड जो रिकॉर्ड है उनका भी तो रिकॉर्ड नहीं बनाना है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर और टारगेट क्या है आपका? या फिटनेस के लेवल पे, मार्शल आर्ट अगर और फिटनेस के लेवल पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया है। पहले 50 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक टारगेट था यूके के एथलीट का, अभी मेरे 150 हो गए। और टारगेट ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि 200 तक पहुंच जाएंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, 200 तक इनको लेकर जाने हैं अपने टारगेट। अच्छा, ये बताएं कि अभी कोई जहन में और है? मैंने देखा कि आपकी नी स्ट्राइक्स भी हैं, पुशअप्स भी हैं, पुल अप्स भी हैं, सो मच। क्या रह गया है जो अचीव करना है अभी? रिकॉर्ड अगर फिटनेस के जितने भी रिकॉर्ड हैं या जितनी भी कैटेगरी है, तकरीबन उसमें मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ। अभी कुछ रिकॉर्ड है उनकी तैयारी भी कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट को भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि हम कोई ना कोई हिस्ट्री इंशाल्लाह बना पाएंगे। अच्छा इरफान भाई, ये बताइए कि इतने गिनीज रिकॉर्ड्स आप बनाते हैं, रिवॉर्ड क्या मिलता है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने पे? एक रिकॉर्ड बनाने पे कोई इनामी रकम मिलती है या क्या होता है? ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है। अभी जैसे आप लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो एक कोई परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट, हर चीज, स्पॉन्सरशिप भी मिल रही होती है। तो किस्मती हमारी ये है कि यहाँ पे हमारे मार्शल आर्ट बॉक्सर्स वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, मेडल भी लेके आ रहे हैं, लेकिन इनको सपोर्ट और इनको स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं मिलती। ठीक है, हम उम्मीद ये करते हैं और दुआ भी ये करते हैं और कोशिश भी ये होगी कि आपका मैसेज ऊपर तक ज़रूर जाए, ताकि ऐसे लोग जो मेहनत करते हैं, उनका नाम रोशन करते हैं, उनको कोई ऐसा रिवॉर्ड जो उनकी मोटिवेशन के लिए हो मिलता रहे। बहुत शुक्रिया इरफान मसूद। चलें एक ब्रेक ले रहे तो उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ऑलराइट, चलिए, इट इज दैट डे ऑफ द वीक के जो आखिरी हफ्ता होता है, देन वी गो फॉर द वीकेंड। एग्जैक्टली, तो मुझे ये बताएं कि आपको वीकेंड पे क्या करना है? आर यू गोइंग टू बी डूइंग, डू यू हैव एनी एक्टिविटी? बिकॉज आई हैव सम प्लान्स, आई विल टेल यू व्हेन यू टेल मी। वी हैव द प्लान्स टू कम एट नाइट एंड डू द शो। खैर ये तो हमने आपको एक बात बता दी। सैड ही कर दिया मैंने, सैड ही कर दिया। नहीं, लेकिन देखिए, सारा पानी फेर दिया मेरी उम्मीदों पे। मतलब मैं भी कुछ ना करूं, सैड बैठी रहूं, हर कोई तो दो काम नहीं करता ना, तो बहुत से लोग एंजॉय भी करेंगे। सो व्हाट आई डिड वाज, और जो मैं बताऊंगा लोगों को उनको जरूर देखनी चाहिए, वो लोग जो पिकनिक शिकनिक नहीं मनाते, दे गो एंड वॉच द मूवी। तो नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई हुई है, टर्निंग पॉइंट द वियतनाम वॉर। यस, I've not seen it, but I've heard it. So you will tell me कि ये अच्छा, ये इतना ज़रूरी है ये देखना ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि किस तरीके से जंग का जवाब बनाया जाता है। तो आपने देखा कि प्रोपेगेंडे का जो होता है अंजाम, वो क्या होता है। भारत भी प्रोपेगेंडा भरपूर करने की कोशिश कर रहा है, आज से नहीं कई सालों से करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें वो नाकाम हो जा रहा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा वॉर है और जो भारत का इस बार हशर हुआ है और आगे वो क्या करना चाह रहा है, इसी पे हम बात कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर, दिफाई तहज़ीकार, हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स अ प्लेजर होस्टिंग यू मोइन साहब। सो मोइन साहब, हम देख रहे हैं कि भारत का जो प्रोपेगेंडा है इस बार उनको उल्टा ही पड़ गया है। पहले शायद उनके लोग अब उनके इस बयानिए को बाय कर लेते थे और वो हिंदू मुस्लिम करके चीज़ें आगे ले जाते थे, लेकिन इस बार
ना सिर्फ ये कि दुनिया पाकिस्तान के बयानिए को तस्लीम कर रही है, भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, पूरी दुनिया भारत के इस बयानिए को नहीं खरीद रही है। तो ये है जो आप वियतनाम की जिक्र कर रहे थे और अमेरिका की पॉलिसीज का। अमेरिका जो है ना बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बहुत ज़बरदस्त उनके पास है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में जब इन्होंने हिस्सा लिया तो इन्हें बेइंतहा जितने टैंक्स चाहिए थे, गन्स चाहिए थी, मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए था, जितनी फोर्सेस को यूरोप की सब जगह इन्होंने सप्लाई किया। अब उसको सस्टेन करने के लिए वो जो है अपना जंगे गैर ज़रूरी छेड़ते रहते हैं। वो कम्युनिज्म की जंग तो ठीक थी वियतनाम की, लेकिन अफगानिस्तान में, इराक में, इसमें शाम मतलब उनकी एक पॉलिसी बनाई हुई है। हिंदुस्तान कोई ऐसे चक्कर नहीं है कि उनके पास ये वाला प्रोपेगेंडा। हाँ, उनको एक जोम है और एक उनके दिमाग है कि दे आर ए वेरी ग्रेट कंट्री, और वो उसको इस तरह गिनते हैं कि जी हमारा इतनी बड़ा इलाका है, इतना बड़ा एरिया है, इतनी बड़ी जीडीपी है, हम इतने बड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बिना के ऊपर वो चाहते हैं कि बाकी जो ममालिक हैं छोटे, वो उनके सामने हाथ बांध के खड़े रहें। जिस तरह भूटान है, नेपाल है, मॉरिशस है, बांग्लादेश को दबाए रखा, श्रीलंका में तमिल टाइगर्स को हवा देकर सोनाली से लड़ाया। तो ये उनकी पॉलिसी है। और पाकिस्तान से वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान भी अपनी मूंछ नीची करे उनके सामने और उनको बड़ा समझे। और बाकी रहा इसका प्रोपेगेंडे का, तो ये जब से मोदी साहब आए हैं, खसूसन पहले भी था, तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहुत शौकीन हैं। फॉल्स फ्लैग के अलावा रियल ऑपरेशन भी करते हैं, जिसमें सब कुछ सामने होता है कि जो मर्डर था गुजरात में या दिल्ली में पिछले दिन जो राइट्स हुए और लोगों के घर जलाए गए, मारा गया, वो सबके सामने है। तो अब पाकिस्तान को एक अपना बनाकर अपना एक झूठा वाकया और इतना प्रोपेगेंडा करना और इतने हाइप क्रिएट करना, आई थिंक ये बहुत ही फजूल एक्सरसाइज है ऑन देयर बिहाफ। दे नो कि वो पाकिस्तान को दबा नहीं सकते गैर ज़रूरी। और क्या हम ये आई मीन इज इट डिफिकल्ट फॉर भारत कि वो ये समझ सके कि वो ये नुकसान उठाएंगे इसका इन अ वे कि किसी भी किस्म की जंग अगर वो सोच रहे हैं, चाहे कोई छोटी मोटी भी सोच रहे हैं, इकोनॉमिकली वो कहाँ स्टैंड करता है उनके लिए भी और उनके एलाइज के लिए भी जो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए वो जो है, आई थिंक उनको इस बात का समझना चाहिए, अगर वो उन्होंने इसको पॉलिटिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और फिर वहाँ कश्मीरियों के घर उड़ाते हैं और पाकिस्तान को धमकाते हैं, तो उससे उनको हिंदू वोट मिलता है। और ये उन्होंने तरीका काफ़ी दिनों से अपनाया हुआ, काफ़ी मतलब सालों से अपनाया हुआ। Decades over, yes. और दूसरा ये है कि दे नो वेरी वेल कि जंग अगर कहीं पर ऐसा करेंगे और आगे बात ज़्यादा बढ़ गई या ज़्यादा तूल खींच गई, तो फिर आपको पता है कि बहुत तबाही मचेगी, ऐसी तबाही कि जिसका कोई फिर बाद में मदावा नहीं होगा। दे शुड नो दिस। अब ये किसी का पानी बंद करना, अभी आपके ख्याल से कि हम ठंडे पेटों ये बर्दाश्त कर लेंगे ये पानी के अगर वो कोई रुकावट डालते हैं? नेवर। इट इज रेड लाइन। पाकिस्तान विल गो टू एनी एक्सटेंट टू मेक श्योर इंडिया डजंट डू इट एंड कैनॉट डू इट। यस। तो अब दूसरी बात यह है कि वाजपेयी साहब के, परवेज मुशर्रफ साहब के अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हुए थे, गुजराल साहब के ज़माने में भी अच्छे मुज़ाकरात हुए थे, और उनको समझाया था कि कश्मीर आपके भी बैठा हुआ है, ऐसे कि आप उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपने इतने लाख फौज डिप्लॉय की है और इतने सालों से वहाँ काबिज हैं आप, लेकिन वो आप उसका जो है वो कुछ वहाँ हासिल ना कर सके, ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, और जिसकी वजह से बाकी आपको बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसका कोई हल निकालना चाहिए। तो कंपोजिट डायलॉग शुरू हुआ था और उसके अंदर कोई पेशरफ्त भी हुई थी, और आपने हमारे फॉरेन मिनिस्टर कसूरी साहब को सुना होगा, वो कहते हैं एक फार्मूला ऐसा बनाया था जो इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीरियों को काबिल कबूल होता है, उनसे डिस्कशन हो चुका था, और वो मनमोहन सिंह साहब ने आकर पाकिस्तान में साइन करना था, लेकिन उस वक्त चौधरी इफ्तिखार साहब जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उनकी एजिटेशन शुरू हो गई और इस वजह से ना आ सके, वो मामला रह गया।
तो पाकिस्तान कश्मीर से दस्तबरदार नहीं होगा, हरगिज़ भी उसने कह दिया है। और वो वहाँ पर इतनी बड़ी फ़ौज लेके बैठे हुए हैं, वहाँ के अवाम उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। वो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करते रहते हैं, जो मुजाहिदीन हैं वहाँ के कश्मीर के, करेंगे ज़ाहिर है अपनी आज़ादी के लिए। तो ये उसके पैरों की एक ज़ंजीर है और हिंदुस्तान को समझना चाहिए जब तक कोई ज़ंजीर से आज़ाद नहीं होगा तो सही मानों में मजबूती से तरक्की नहीं कर सकता। और इसमें हैदर साहब अब सिचुएशन ये है कि हम देख रहे हैं आपने पानी की बात की तो ये तो मंशूर में है जो इस बार बीजेपी जो जब से आई है उन्होंने अपने मंशूर में डाला हुआ है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के बाद 15-16 में ये कह दिया था कि जी पंजाब में जो हम पानी फेंकते हैं वो पाकिस्तान समंदर में फेंक देता है तो हम क्यों ज़ाया उसको करने दें, हम उससे ले लेंगे और अपनी तरफ कर लेंगे। हालांकि ना वो ये कर सकते हैं, अगले 20-25 साल से तो कर नहीं सकते। नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि 2019 में जो भारत ने किया और अभी भी अगर तो वो सोच भी रहा है करने का, मैं वैसे इस पे भी आपसे मैं कमेंट लेना चाहूँगा कि 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, डू यू स्टिल फील कि भारत कुछ करेगा या फिर सिर्फ लीडर बन के? और क्या भारत बार बार, देखिए बात यह है कि हम अय्यार दुश्मन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते, मेड बी फॉल्स फ्लैग, और चाहे वो फ्लॉप भी हो जाए लेकिन देखिए उसके पीछे उनकी कोई ना कोई सोच तो है। तो इसके पीछे कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़रूर होगी कि जब 2019 में आप ऐसा करते हैं और अभी 6 साल का वक्फा भी नहीं गुजरा है, दोबारा से इस तरह की आप चीज़, और इन 6 साल के बीच में आप बहुत सारे ड्रामास मजीद भी करते हैं। देयर इज़ समथिंग बिग कुकिंग इन देयर माइंड जिसके लिए पाकिस्तान को हम वक्त तैयार रहना चाहिए। देखिए, ये जो आजकल लड़ाई के तौर तरीके भी बदल गए हैं और अब जो है मुल्क चढ़ाई नहीं करते अपने हथियारों और लोगों के साथ। अब 5th जनरेशन वॉर आ गई है, साइबर वॉर आ गई है, साइकोलॉजिकल वॉर बहुत ये इंटरनेट के थ्रू और ये आपका मीडिया के थ्रू की जाती है। तो अब ये जो पाकिस्तान में आपके ख्याल से जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या पेश आया है, या लोगों को वो हम जो उतार के वहाँ पर जो बसों में मजदूर काम कर रहे होते हैं बलूचिस्तान में, पंजाब के खसूसन उनको उतार के गोली मार दी जाती है। फौज पर जो हमारी सेकंड लाइन फोर्सेस हैं, स्काउट्स वगैरह, उन पे हमले होते हैं। ये कौन करा रहा है? ये हिंदुस्तान करा रहा है। कुछ हमारे आदमी को खरीदा हुआ है उसने, उनको कि तुम आज़ादी तुमको दिलवाएंगे और तुमको बलूचिस्तान की हुकूमत तुम्हारे हाथ में होगी। कुछ वो अफगानियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, टीटीपी को, दूसरों को इस काम के लिए। बिल्कुल। तो वो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं इस तरीके से कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस उलझी रहें। और ये आपके सामने है जो कुछ केपीके में हो रहा है बलूचिस्तान में, कि पाकिस्तान की फोर्सेस जो है उसके अंदर उलझी हुई हैं, जिस तरह वो कश्मीर में लेकिन हैदर उलझे साहब हुए हैं। लगता है ऐसा है कि वो पाकिस्तान को उलझाने के बजाय अपनी फोर्स पर अगर काम करे तो पुलवामा जो पहलगाम में हुआ है वो ना होता। मेरे ख्याल में वो इससे बच पाते कि अगर उनकी फोर्सेस ये ध्यान रख रही होती कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का ख्याल किस तरह से रखना है। बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़ियाकार हैदर साहब, हमारे साथ बहुत वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। और देखिए, तनसाजी के दंगल में पाकिस्तान ने भारतीय हरीफों को चारों शान चित कर दिया है। दुबई में होने वाली वर्ल्ड एमेचर प्रो चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 10 गोल्ड मेडल्स, 1 सिल्वर, 2 कांसी का तमगा जीता। मास्टर ओपन बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में जवाद अहमद ने भारतीय हरीफ संदीप सिंह को शिकस्त दी, 3 गोल्ड मेडल्स जीते। अंजुम वारसी ने मास्टर ओपन पावर लिफ्टिंग इवेंट में 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। और मास्टर इवेंट के बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट और स्क्वाट्स कैटेगरीज में गोल्ड मेडल जीता। पावर लिफ्टिंग होती है, पावर लिफ्टिंग की ओपन कैटेगरी में अंजुम वारसी ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता, जबकि सुमेर अहमद ने जूनियर मेंस फिजिक और मास्टर 40+ कैटेगरी में फुरकान रजा ने सबको पीछे छोड़ दिया, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बॉडी बिल्डिंग के आलमी मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अंजुम वारसी, फुरकान और हमारे साथ मौजूद हैं सुमेर अहमद। इन सबसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फुरकान, सुमेर और अंजुम भाई, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कैसा, सबसे पहले अंजुम भाई आप बताइए कैसा रहा पूरा इवेंट? और माशाल्लाह, अच्छा मीनवाइल जब हम बात कर रहे हैं फुरकान भाई, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके जनाब जो विक्ट्रीज है ना उनको ज़रा डिस्प्ले पे लाते रहना, डिस्प्ले पे लाते रहना। आप गुफ्तगू का आवाज़ शुरू कीजिए प्लीज। देयर यू। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट था। इवेंट दुबई में हुआ और वर्ल्ड के 25 से ज़्यादा ममालिक आए हुए थे जिसमें हमने पाकिस्तान ने हिस्सा लिया। और बहुत कम टाइम था हमारे पास
वरना नहीं तो हम और भी अच्छा करके दिखाते माशाल्लाह। फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। जो गया है लड़का, जैसे हम 4 गए थे माशाल्लाह, चारों ने मेडल लिए हैं और मैंने 5 मेडल लिए हैं, इन लोगों ने 2 मेडल लिए हैं और 2-2 मेडल लिए हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम और फ्लैग हमने ऊपर करके दिखाया है। और माशाल्लाह इंडिया के और दूसरे ममालिक के लड़कों को हमने बीट किया है, कंपटीशन जीता है और फ्लैग को ऊपर करके दिखाया है पूरी दुनिया को कि हम पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ में आगे हैं। पाकिस्तान हर खेल में आगे, हर चीज़ में पाकिस्तान इंडिया से आगे है। और माशाल्लाह इन लोगों ने भी करके देखा है और मैंने भी। मैं एक बंदा पावर लिफ्टिंग का गया था, लेकिन मैंने 5 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर जीता। और क्या बात है सर, हम इस पे पावर लिफ्ट की बात करेंगे। अच्छा, इमेजिन फैसल, व्हेन ऑल ऑफ दिस पहलगाम एपिसोड हैपेंड, उसके बाद उस्मान की बॉक्सिंग हमने देखी जी। Yeah. वो तो Now उसी this- दिन उन्होंने याद Exactly. Now this, I think, वैसे तो हम जब भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, we try to send the message of peace and everything, लेकिन बात ये है when it comes to this, ये इस तरह की जो जीत होती है, ये अलग ही किस्म का ज़ील लेकर आती है। Yes. तो हमें तो बड़ा प्राउड फील हुआ। मुझे ये जानना है, how did you feel जब आपके हरीफ जो था वो भारतीय था and you happened to, you know, win? देखिए, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि, और फ़ख्र की बात है कि अपने मुल्क का नाम हम रोशन करके आए। फ्लैग रेस किया और एंथम चलाया इंडिया के साथ, हमारा फ्लैग ऊपर हुआ और कौमी तराना बजा। बहुत अच्छा फील हुआ। वो मोमेंट डिस्क्राइब नहीं कर सकते वो हम वर्ड्स में कि उस टाइम पे क्या फ़ील कर रहे थे। और हर कामयाबी कुर्बानी मांगती है, कुर्बानी होती है हर कामयाबी के पीछे। तो I will sacrifice everything for my country and I will give 100% for the pride of my country, inshallah. जुमैर, बड़ा ज़बरदस्त आपने परफॉर्मेंस किया। और फुरकान भाई सर, जो मेडल्स आप लोगों के गले में, मैं चाहूँगा कि इनके हवाले से भी हमें थोड़ा थोड़ा बताइए कि ये क्या क्या हैं और कैसे कैसे जीता आपने? मैंने जो है इसमें मैंने जो इसमें किया है अंडर 40 में बॉडी बिल्डिंग, मैंने गोल्ड मेडल विन किया क्या है। बात। और मेरे हरीफ थे एक इंडियन से और हमने बहुत मेहनत की वहाँ पर और काफ़ी वहाँ पे हमारे पास प्रेशर भी था, लेकिन हमने फिर भी अपनी परफॉर्मेंस पूरी दी और हमने गोल्ड मेडल जीता है। मैंने सेकंड मैंने सर ये ब्रॉन्ज मेडल विन किया और इसमें अदर कंट्रीज़ के भी थे और इसमें मेरी सेकंड पोजीशन आई है। इंडियन जो है थर्ड पे थे, फर्स्ट पे के दूसरे कंट्रीज़ के थे, आई थिंक वियतनाम वगैरह के लोग थे, जिसमें हमने चीज़ किया। जिस वक्त ये अनाउंस हो रहा था वगैरह की तो एक अलग बात है, क्राउड था वहाँ पे बहुत और था। पाकिस्तानी इंडियन दोनों क्राउड थे। और जिस वक्त अनाउंस हो रहा था उस वक्त क्राउड से क्या आवाज़ आ रही थी, ये तो बताएं ना। जब जिस टाइम हम परफॉर्म कर रहे थे स्टेज पे, तो अदर्स कंट्रीज़ का क्राउड था, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी थी, इंडियंस भी थे और यूएई के लोकल्स भी सिटीजन्स थे और अदर्स कंट्रीज़ की जो फैमिलीज आई हुई थी, सब वहाँ पे जो है अप्रिशिएट कर रहे थे। और जब हमने विन किया तो हमने पाकिस्तान का नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो एक अलग ही वहाँ पे एक जोश और जलवा था। लोग जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, क्लैपिंग हुआ हमारी उस पर परफॉर्मेंस पे और हमने इसको हमने विन किया। क्या बात है। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ज़्यादा लोग वहाँ पर इंडियंस होंगे कंपैरेटिवली पाकिस्तानी ज़्यादा। वाज इट लाइक दिस या अदरवाइज था? और उस टाइम पे जब जीत लिया था और सामने इंडियन क्राउड ज़्यादा होगा, इन केस मैं हाइपोथेटिकली बात करी, मुझे नहीं पता, आप ये पिक्चर मेरे सामने क्लियर करेंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो थे इंडियंस की, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, जो हमारे कॉम्पिटिटर थे, इंडियंस बहुत थे। इंडियन जस्ट लाइक 50 प्लस, हम ओनली 5 और उनका कोचिंग स्टाफ और भी बहुत सारे लोग हैं, दे हैव अ बिगर टीम आई बिलीव, राइट? वेरी बिग टीम। और जब उन्होंने हम जब वहाँ पहुंचे, हमने होटल में उनके साथ स्टे किया, जो हमने डाइनिंग की उनके साथ, हम देख रहे थे इट्स अ वेरी बिग टीम। लेकिन जब हम स्टेज पे परफॉर्म किया हम लोगों ने उनके साथ, तो उनकी जो फिजिक्स थी वो हमारे से बिल्कुल कंपेयर नहीं करती थी। जो बात बॉडी कट्स, हमारी जो पोजिंग थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी हमारी। जो हमारे फिटनेस ट्रेनर हैं रमीज़ इब्राहिम और हमजा, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग हमें जाके रमीज़ भाई का आपने नाम ले लिया है तो बस। और मिस्टर यूनिवर्स आपको पता है 2024 और मिस्टर वर्ल्ड भी रह चुके हैं। और भाई रमीज़ भाई को भी मुबारकबाद, क्योंकि रमीज़ हमारे शो में आ चुके हैं। अच्छा अंजुम भाई, अब ज़रा देखिए, बॉडी बिल्डिंग तो उस पर हम कई मरतबा बात कर चुके हैं। पावर लिफ्टिंग पूरी दुनिया में नई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इस कॉन्सेप्ट को अभी समझना शुरू किया लोगों ने। 3 चीज़ों का ये मिलाप होता है। मुझे थोड़ा सा लोग, जो आम देखने वाला आदमी है, उसको भी बताइएगा वो 3 चीज़ें कौन सी होती हैं और तीनों डिसिप्लिन्स में आपने हैवीएस्ट कितना लिफ्ट किया? स्क्वाट्स होती है पहले। स्क्वाट आपको पता है, रॉड रख के स्क्वाट्स लगाते हैं। स्क्वाट माशाल्लाह मैंने 140 लगाई है।
नहीं 240 लगाई 240 240 और That's a बेंच lot. प्रेस जो लोग जिमिंग करते हैं उनको मैं फिर ये- मैं हाँ, अब जरा हाँ। देखने वालों को बता दूं, देखें आप एक लोगों ने मन में 40 केजी होता है। अच्छा Just आपने laying it down देखें, simple for उठक बैठक people. की होगी ना, उस उठक बैठक में एक रॉड अपने दोनों कांधों पे रखिए और फिर 240 का वजन रखिए। मैं कहता हूँ 240 के 40 का वजन रखिए, खाली से नहीं होता है इतना आपको पता ज्यादा लग भाई, जाएगा it's सर। उसके बाद difficult. आप बेंच प्रेस का बता रहे थे। बेंच प्रेस का माशाल्लाह मैंने कोशिश की बड़ी, लेकिन मुझसे 135 लगी। लेकिन क्योंकि मेरे इंजरी हुई थी, मैं पहले कंपटीशन खेला था तो मेरे इंजरी हो गई थी, उसके बाद मैं नहीं सोच सकता था मुझसे 135 लगेगी। बहुत कम है मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत अच्छी मारता था ये पहले। देखिए, ये 135 पे कह रहे हैं बहुत कम कम है है, इनके लिए। हाँ। यहाँ 20 नहीं लग रहा है। और उसके बाद आखिरी रह गया डेडलिफ्ट माशाल्लाह 220 की है। अरे भाई क्या बात है, 220 जबरदस्त यार। That's 220 like और डेडलिफ्ट आपको पता है too good. आप सामने खड़े होके एंड देन यू पुश योरसेल्फ, Yeah. तो उसमें टेक्निक्स जो है बड़ी वो होती हैं। हाँ, होती अच्छा अब सुमेर भाई, नाउ द थिंग इज के बॉडी बिल्डिंग हो गई, पावर लिफ्टिंग हो गई, पाकिस्तान में बहुत से लोग इसकी तरफ अब राग़िब हो रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हमने हराया इंडिया को और सारी चीज़ें, लेकिन हमें नज़रें जो है अब आगे रखनी चाहिए। जब आप लोग माशाल्लाह से इससे पहले भी कम्पीट करते रहे हैं, अभी भी आपने कम्पीट किया है, तो खित्ते में तो पाकिस्तान का बड़ा दबदबा है। यूरोपियन साइड पे या इवन जो ऊपर स्तान साइड है, द काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो Central Asian countries, सेंट्रल एशियन so जो what? कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जो फिज़िक्स है, इवन इजिप्शियन जो फिज़िक्स हैं, वो हमसे कहते हैं बड़ी मुख्तलिफ है, उनके जीन्स में कुछ अलग सी चीज़ है। और फिर आ जाती है हमारे पास सहूलियात। तो मैं चाहूँगा ये और फिर वो डाइट और सारी चीजें, फैसिलिटीज़ हो गई ना, तो facilities. उनके पास क्या रहती हैं फैसिलिटीज़ और आप लोग कितनी कम फैसिलिटीज़ में काम कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा। ठीक है, उनके पास तो बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उनको सपोर्ट और जो जज्बा हमें मिलता है वो उनको नहीं मिल सकता। हमें भले फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, लेकिन हमें बैकअप पे सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो मोटिवेट करते हैं, जो हर एक चीज़ बताते हैं। आज जो मैं जीता हूँ, मेरा फर्स्ट इवेंट है इंटरनेशनल, और मैं उसमें गोल्ड लेके आया सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे बैक पे सपोर्ट था, दुआएं थी। मैं मेंटली तौर पे रिलैक्स था, वो लोग मेंटली तौर पे रिलैक्स नहीं हो सकते। उनके पास इक्विपमेंट अच्छे हैं, लेकिन उनके पास ट्रेनर या गाइडेंस वाले अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल, और विल पावर को तो कोई भी चीज बीट नहीं कर सकती। इसीलिए जो जज्बा है, आपके पास जज्बा होना चाहिए, शौक होना चाहिए। आपको एक गोल करना है, और जो एवरी स्पोर्ट्स टीच यू डिसिप्लिन, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। बहुत ज़्यादा ये आपको सिखाता है कि आपने किस टाइम पे डाइट करनी है, किस टाइम पे सोना है। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, आप अपना गोल अचीव करेंगे, भले आपकी कंडीशन कैसी भी हो, फाइनेंशियली Discipline भी तो हर चीज की या जीत कैसी है, भी to be हो, आप डिसिप्लिन फॉलो करें, आप गोल अच्छा, अचीव एक करें। चीज मुझे समझनी है। ऑब्वियसली हम जब शुरू करते हैं तो अपना एक अपनी मोटिवेशन होती है, सारी चीज़ें होती हैं, फिर हमारी फैमिली का सपोर्ट होता है। लेकिन आई वांट टू नो कि ऑब्वियसली अब यहाँ एशिया में जीतने के बाद आप लोगों के सेट टारगेट्स होंगे। जब हम बात करते हैं कि दूसरों के पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, तो आप लोग भी कुछ फॉलो कर रहे होते हो, किसी को सामने देख रहे होते हो। एक तो ये कि नेक्स्ट टारगेट क्या है, एंड व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज़ें अगर हो तो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं? जी। नेक्स्ट टारगेट ये कि हमने इंटरनेशनल खेलना है। आगे हमारा जो इवेंट आ रहा है, थाईलैंड इवेंट, काफ़ी बड़ा इवेंट आ रहा है हमारा। सही। हमने अभी उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसकी ट्रेनिंग्स करनी है, उसके कोर्स करने हैं, और इसके लिए हमने जो भी हमारी डाइट प्लान है उसको हमने फॉलो करना है। और सबसे जो मुश्किल होता है इसमें, जो ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी और डाइट प्लान का जो डिसिप्लिन होता है, इसको मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम होता है। इसमें जो डाइट प्लान में आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपने बॉयल एग्स, बॉयल चिकन, बॉयल फिश, इसीलिए टोटल ज़िंदगी आपकी इस पे होती है। और एंड में जो है हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो पानी भी बंद कर देते हैं। मैंने दुबई की गर्मी में 48 आवर्स विदाउट पानी मैंने वहाँ पे स्टे किया है, और हमने ट्रैवलिंग की है और उसमें ट्रेनिंग भी की हैं। तो ये बड़े टफ टाइम होते हैं हम स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी अगली नेक्स्ट जो तैयारी है हमारी थाईलैंड की है। थाईलैंड में इंटरनेशनल इवेंट खेलेंगे, उसमें हम जो पाकिस्तान का झंडा ब्लैक राइज करेंगे, और इंशाल्लाह जो भी उधर के यूरोपियंस हैं उनको भी बीट करते हुए आगे जाएंगे इंशाल्लाह। जो ये विक्ट्री है, ये हम सब डेडिकेट करते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान आर्मी को, और मेरे प्यारे भाई लेट राजा उज़ैर अहमद खान को मैं डेडिकेट करूँगा ये विक्ट्री।
और मैं रमेश भाई का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ पे हमें सपोर्ट करने वाले इतने नहीं थे, पाकिस्तान में तो होते हैं। वहाँ पे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जवाद भाई जिन्होंने ओवरऑल टाइटल विन किया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो बस ये सपोर्ट थी और गाइडेंस थी जिसकी वजह से हम लोगों ने इतने मुश्किल हरीफ को हराया है। इंडिया को हराना आसान नहीं है। वहाँ की फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, उनके स्पॉन्सर्स भी अच्छे हैं, उनको सपोर्ट भी बहुत होता है। तो उस टाइम पे हमें जो चाहिए था वो सपोर्ट चाहिए था। और पूरी पाकिस्तान की कौम का सपोर्ट आपके साथ है। बेशक इनका सपोर्ट और इनकी दुआओं की वजह से हमें कामयाबी बिल्कुल। फुरकान भाई, सुमैर और अंजुम भाई, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, सिर्फ यहाँ आने के लिए नहीं बल्कि इस टेंस माहौल में पाकिस्तानियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने मौका पर दिस टाइम जब आप तीनों हमारे साथ थे, वी हैड दिस बिग स्माइल ऑन आवर फेस। आई एम श्योर कि जिन लोगों ने हमें देखा होगा ये स्माइल्स वहां तक जरूर। भाई जाते जाते अगर एक आर्म फ्लेक्स हो जाए ना, इसी के साथ हम ले लेंगे एक ब्रेक। हम लोग बैठे बैठे भी आर्म फ्लेक्स कर सकते थे। 1 2 3 और इसके साथ लेते एक ब्रेक। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। और गर्मी जरा बढ़ती चली जा रही है, कहीं कहीं और कहीं बारिशें हो रही है। फैसल, इफ आई गिव यू वन विश राइट नाउ लिविंग इन कराची, व्हाट वुड दैट बी? बारिश। टेल मी बारिश। नहीं, लेकिन फिर दूसरी विश मैं क्या करता हूँ, बस ना हो। नहीं बारिश हो लेकिन उतनी हो जितनी हमें चाहिए। रोज थोड़ी थोड़ी हो जाए। I live near University Road, तो वो DHA सारी जगहों पे बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन बात ये है कि हजारों ख्वाहिशें के हर ख्वाहिश पे बारिश आए ना आए, ये तो एक अलग बात है। जब हम ख्वाहिशें कर ही रहे हैं तो ऐसा कर लेते हैं, रोज जो है ना 20 मिलीलीटर्स हो जाए और इतना हो 20 तो बहुत हो जाएगी, 10 कर लें, 10 भी कर ले। अरे बूंदाबांदी चलेगी भाई, कराची में ना तेरा ना मेरा, बूंदाबांदी चलेगी। लेकिन प्री मानसून का लेकिन मुल्क भर में आगाज हो गया है। इस्लामाबाद हो, गलियात हो, मरी हो, एबटाबाद हो। बाय द वे कल तो एबटाबाद में ठीक ठाक बारिश हुई है और खूब तूफानी हवाओं गरज चमक के साथ। वेल यू नो कि इतनी बारिश हुई कि पूरा मैच कैंसिल हो गया। ओह यस, अरे भाई जहन से ही निकल गया। और मैच हुआ, किसी मैच में धो डाला किसी और को। हाँ खैर, तो अब अच्छा, अब इसमें एक साइड इसका एंगल ये भी है कि मुख्तलिफ हादसात भी हुए हैं और कुछ अफराद जाँ बाग भी हुए हैं। तेज़ गर्द आलूद और आंधी के बाइस कई मकामात पर शदीद तूफान भी देखने में आया। मुतादिद दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड्स भी गिर गए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ इरफान अली साहब मौजूद है, डी में है। बहुत शुक्रिया डी साहब ने वक्त निकाला। इस वक्त हम जानना चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो क्या बनती नज़र आ रही है। अपर एरियाज में बारिश हुई है, पंजाब में भी हुई है, एक तो वाटर फ्लो भी जानना चाहते हैं और ऑल्सो इस वक्त सिचुएशन ओवरऑल क्या दिख रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और जो अनफॉर्चुनेटली कल के लॉसेस की सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो ये कि बड़ा क्लियर अलर्ट थ्रू आउट पंजाब, ये पीडीएम में पंजाब ने ऑलरेडी वेल इन टाइम जारी किया हुआ था कि इस तरीके से ये गरज चमक के साथ बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है, खास तौर पे नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट्स में और सदर्न पार्ट में एज वेल। और यही हुआ कि आपने कल देखा कि गर्दो गुबार और उसके साथ हवाओं के झक्कड़ और फिर अल्टीमेटली बारिश भी। और आप देखें कि जो हमारा नॉर्दर्न पंजाब है, मरी, पिंडी और फिर आगे सारा सेंट्रल पंजाब, सब में बारिश हुई। ऑल्दो कि ये 20 से 30 mm मैक्सिमम रेनफॉल थी, जो जिससे एक जो हीट वेव का हमारा तसलसल था उसमें तो काफी हद तक कम दिन के लिए बेहतरी होगी, लेकिन अल्टीमेटली फिर टेम्परेचर उसी तरीके से भारत की जानिब से चूंकि पानी छोड़ दिया गया था, वहाँ जो अक्रॉस आबादी थी उसे कह दिया गया था नाउ ये मजीद बारिश हुई है। मैंने शुरू में ये सवाल किया था कि वाटर फ्लो की क्या सिचुएशन है और अराउंड जो लोग बस रहे हैं उनके लिए ये भी जानना चाहते हैं। मीनवाइल हमें तर्जुमान महकमा मौसमात अंजुम नज़ीर भी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन इरफान साहब इसका आप प्लीज़ ज़रूर जवाब दीजिएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर जो तमाम जख्मी थे उनमें, क्योंकि कोई ज़्यादा क्रिटिकल इंजरी नहीं थी, रात देर तक हमारे ऑपरेशन सेंटर्स और एमरजेंसी ऑपरेशन प्रोविंशियल सेंटर, उसमें तमाम ये डिटेल्स भी आ रही थी और तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को, रेस्क्यू 1122 को इसमें अलर्ट किया हुआ था।
और अनफॉर्चुनेटली 2 डेथ्स जो हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कॉम्पनसेशन पॉलिसी के तहत उसको इंश्योर भी किया जा रहा है। तो मेरी आपके तवज्जुह से फिर रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि ये अलर्ट अभी आगे भी 3 से 4 दिन, इसमें 4 मई की शाम तक ये रहना है इसी तरह ये वेदर सिस्टम। और इसकी जो एक डिफरेंट बात है वो ये है कि इसमें गरज चमक के साथ, कल भी आपने इवन लाहौर में बड़े शहरों में भी ये विटनेस किया कि बिजली, आसमानी बिजली के काफी सारे इंस्टेंसेस भी हुए और गरज चमक के साथ ये बारिश थी। तो लकीली आसमानी बिजली से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगले 3 दिन में भी हमारी इसी तरह की ही वेदर प्रोजेक्शंस और प्रेडिक्शन हैं। तो इसमें तमाम लोगों से भी आपके चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट है, वेरी नीडेड मैसेज के सारे जो लोग हैं वो कोशिश करें कि वो महफूज ही रहें। और ख़ासतौर पर पंजाब में हम देखते हैं कि दीवारें गिरने के वाक़यात और छतें गिरने के वाक़यात भी बड़े हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लोग अपने आप को ज़रा महफूज ही रखें। अंजुम साहब, आपकी जानिब आ जाते हैं। इस वक्त हम अपर एरिया से बारिश देख रहे हैं, पंजाब में भी बारिश हुई है। एक तो आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए? ऑल्सो आई वांट टू नो कि कराची में क्या कोई बारिश के इम्कानात हैं सूनर? जी बहुत शुक्रिया। मोस्टली आपने बात जो है वो डिस्कस कर ली है और ये सिलसिला जो है मुल्क के अक्सर इलाकों में जो है वो 4 मई से की रात या 5 मई तक जो है वो बरकरार रहेगा। इसमें पंजाब के अक्सर इलाकों में जो है वो आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और चंद मुकामात पे ज़्यादाबारी भी हो सकती है। इसी तरह सिंध में भी ये सिलसिला जो है सिंध के अक्सर इलाकों में बरकरार रहेगा। ताहम 5 मई से इसमें थोड़ी सी शिद्दत आने के इम्कानात मौजूद हैं, वो भी सदरन हाफ ऑफ पाकिस्तान की तरफ, स्पेशली साउथ ईस्टर्न सिंध जिसमें आपका मीरपुर खास, उमरकोट, बद्दीन, थरपारकर के अजला है। यहाँ पर 5 तारीख के बाद जो है वो मूसलाधार बारिश हो सकती है और इस बात के भी इम्कानात अब बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि 5 तारीख के बाद कराची में भी कुछ बारिश के हो सकती है, लेकिन अभी कहना फिल वक्त की कबल वक्त होगा। इसको हम अभी डिटेल में मॉनिटर कर रहे हैं और तवक्को लग रही है कि कराची में भी कुछ ना कुछ बारिश हो। ओके, टॉकिंग अबाउट मोर प्री मॉनसून, तो आपने पंजाब की बात भी कर ली, कराची की बात कर ली, शिमाली इलाका जात में क्या सूरत हाल रहेगी वो भी हमें लगे हाथों बताते जाइए। जी बिल्कुल, ये जो मौजूदा सिलसिला है ये 5 तारीख तक शुमारी इलाकों को भी मुतासिर करेगा। वहाँ पर भी गरज चमक के साथ कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं हेल स्टॉर्म्स भी हो सकते हैं। तो जो लोग उन इलाकों में सफ़र कर रहे हैं वो एक तो वेदर एडवाइजरी, वेदर फोरकास्ट और दूसरा जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी जो ट्रैफिक एडवाइजरीज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अपने प्लान्स को जो है वो अकॉर्डिंगली प्लान करें। ठीक है, एवरी ईयर हम ये बात करते हैं बार बार कि जब गर्मियों का सीज़न आता है तो सैलाब के ख़तरात जो वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन पाकिस्तान ओवरऑल जनरली। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं व्हेन इट कम्स टू वेदर चेंज, बारिशें इस ईयर कितना चेंज हो सकता है? सॉरी, देखें, आप जो सिनेरियोज देख रहे हैं कि हमारा जो गुज़िश्ता महीना अप्रैल गुजरा है ये 60 इयर्स डाटा के मुताबिक टॉप 4 जो वार्मेस्ट मंथ्स हैं उनमें शामिल हो गया है। यानी कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और उसके बाद जब कोई वेदर इवेंट आता है तो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर जो वेदर होने जा रहा होता है वो बड़ा विगरस सा हो जाता है। जैसे हमने कल देखा कि लाहौर में तकरीबन 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी की चली। तो इस तरह के जो इवेंट है या फिर जब बारिश होती है वो इंटेंस हो जाती है। तो पाकिस्तान वैसे ही जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट में टॉप 10 कंट्रीज़ में है, तो हमारे पास सिचुएशन ये होती जा रही है कि हमारे इवेंट अब विगरस होते जा रहे हैं। वट एवर द केस ऑफ हीट, इन द केस ऑफ वेदर सिस्टम्स, बारिश या आंधी लाइक वाइज। ऑलराइट, ठीक है अंजुम नज़ीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और एक बात जो हम बताना चाहेंगे लोगों को, जैसे कि अंजुम साहब ने भी कहा, चाहे हीट हो चाहे बारिश हो, उसमें शिद्दत साल साल आती जा रही है। आगे चल के हमें ज़रूर इस पर करना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि कब होगा तो हम बात करें, इट्स अबाउट उससे पहले कर लें, सो दैट हमारी तैयारियां क्या हैं आगे चल के। हम अगर कोई सैलाब है, इस तरह की चीज़ है, तो हम उस पर क्या कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू हैपन, यू नो, ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है, होनी है। आपको हमारे वाटर रिजर्वायर्स के बारे में, अंडर वाटर स्टोरेज के बारे में बात करनी होगी, ग्रे वाटर के बारे में बात करनी होगी, और हमें इन मुद्दों पर अब इट इज अबाउट द टाइम, इट्स ऑलरेडी टू लेट एनीवेज, इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो हमें अभी आप दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अब पीर को। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।